हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम पृथ्वी की गतियाँ और उन गतियों के प्रभाव को समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं पहले पृथ्वी की गतियों को कि पृथ्वी कितने प्रकार की गतियाँ करती है। तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है, एक घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। तो बात आती है कि घूर्णन गति किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जब हमारी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, जब दोस्तों हमारी पृथ्वी क्या करती है, अपने ही अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, तो दोस्तों ऐसे गति को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। और दोस्तों हमारी पृथ्वी घूर्णन गति कौन सी दिशा में करती है, तो दोस्तों हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन गति करती है। तो समझते हैं परिक्रमण गति किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में जब दोस्तों हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, तो दोस्तों इस गति को ही हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप पृथ्वी की दो गतियों को अच्छे से समझ गए होंगे। घूर्णन गति, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है तो घूर्णन गति कहते हैं। और परिक्रमण गति, जब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करते हुए एक चक्कर पूरा करती है, तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। तो आइए अब समझते हैं दोस्तों कि जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति के प्रभाव और परिक्रमण गति के प्रभाव को दोनों को समझने वाले हैं। तो दोस्तों जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति के जो प्रभाव है पहले उसको समझने वाले हैं, और उसके बाद परिक्रमण गति के प्रभाव को समझने वाले हैं। तो दोस्तों घूर्णन गति के कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होना, दिन और रात का होना। तो घूर्णन गति के कारण ही दोस्तों हमारी पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति ना करें तो क्या होगा। तो दोस्तों जिस भाग में दिन है तो वहाँ पूरे वर्ष भर दिन ही दिन रहने वाला है, और जिस भाग में रात है वहाँ रात ही रात रहने वाली है। तो समझते हैं इसको चित्र के माध्यम से। तो दोस्तों ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। तो दोस्तों अगर हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति ना करें तो जो भाग सूर्य के सामने है वहाँ पूरे वर्ष भर दिन, और जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में है वहाँ पे पूरे वर्ष भर रात रहने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप घूर्णन गति के प्रभाव को समझ गए होंगे कि घूर्णन गति के कारण ही दोस्तों क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होता है। कि जब हमारी पृथ्वी क्या करती है दोस्तों, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो 24 घंटे के बाद दोस्तों क्या, ये वाला भाग सूर्य के विपरीत दिशा में चला जाएगा और ये वाला भाग सूर्य के सामने आ जाएगा। तो इस कारण क्या हो रही है दोस्तों, जब ये क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन गति करेगी, हमारी पृथ्वी जब अपने अक्ष पर क्या करेगी, घूर्णन गति करेगी, इस प्रकार से चक्कर लगाएगी, एक चक्कर पूरा करेगी, तो पीछे वाला भाग सूर्य के सामने और आगे वाला भाग सूर्य के विपरीत दिशा में चला जाएगा। तो इसी कारण दोस्तों हमारे पृथ्वी पर दिन और रात का होना, तो कौन से गति के कारण दोस्तों हमारे पृथ्वी पर दिन और रात हो रहे हैं, घूर्णन गति के कारण। अब समझने वाले हैं दोस्तों परिक्रमण गति के प्रभाव को समझने वाले हैं कि जब हमारी पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमण गति करती है, तो उसके प्रभाव को समझने वाले हैं। तो दोस्तों परिक्रमण गति के कारण ही क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर दिन और रात का छोटा बड़ा होना। तो दोस्तों इसको भी आगे हम इस वीडियो में और डिटेल से समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि है वो कम और ज़्यादा होती है। हम देखते हैं कि गर्मियों में हमारे यहाँ दोस्तों क्या बड़े दिन होते हैं। हम उत्तरी गोलार्ध में, हमारा जो दोस्तों देश है वो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों में बड़े दिन और रातें कैसी होती है, छोटी होती है। और इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों जब हमारे यहाँ गर्मी बड़े दिन हैं, तो इस वक्त क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, दिन छोटे और रातें क्या होती है, बड़ी होती है। और साथ में दोस्तों इस वीडियो में हम
ऋतु परिवर्तन को भी समझने वाले हैं कि हमारे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होती है, कि कभी गर्मी, कभी सर्दी और कभी शरद ऋतु, कभी बसंत ऋतु, ये कैसे होता है। तो दोस्तों ये भी हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से समझने वाले हैं। और साथ में दोस्तों हम विषुव तथा उपसौर एवं अपसौर को भी इस वीडियो में समझने वाले हैं कि विषुव किसे कहते हैं। इस पर भी दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। और अगर हम बात करते हैं उपसौर और अपसौर, इस पर भी परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसको भी समझने वाले हैं। और साथ में दोस्तों हम ये भी समझने वाले हैं कि ध्रुवों पर 6 माह का दिन एवं 6 माह की रातों को भी इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों पृथ्वी की गतियों को हमने समझ लिया है कि पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो इसको हमने समझ लिया है। और अब हम समझने वाले हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। और घूर्णन काल कितना है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन काल कितना है, तो दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, जो लगभग 24 घंटे के बराबर है। और सुविधा के लिए हम इसे 24 घंटे कह देते हैं, क्योंकि 24 घंटे से मात्र 3 मिनट और 56 सेकंड कम हो रहे हैं। तो सुविधा के लिए हम क्या कह रहे हैं, इसे 24 घंटे कह देते हैं। और 24 घंटे का ही एक दिन होता है, ठीक है। तो दोस्तों परिक्रमण गति को भी हम इसी प्रकार से हमने समझ लिया है कि सूर्य के चारों ओर एक कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं दोस्तों, परिक्रमण गति कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, तो 365 दिन। अगर दोस्तों हम एग्जैक्ट देखें तो कितना है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड है। और जिसे हम सुविधा के लिए कितना कह देते हैं, इसकी हम गणना नहीं करते हैं, तो सुविधा के लिए हम 365 दिन कह देते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, ठीक है। तो ये सब हमने समझ लिया है। और साथ में दोस्तों इसी प्रकार से कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी है, तो दोस्तों हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसका अक्ष, इसके कक्षा तल पर कितना 66.5 डिग्री झुकी है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री। और अगर हम बात करें कक्षीय तल पर, तो दोस्तों पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इसको भी थोड़ा सा हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर झुकी ना होती तो इस प्रकार से होती। लेकिन दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है कितना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जो दोस्तों ये आपको उत्तरी ध्रुव दिख रहा है, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी नहीं होती तो ये उत्तरी ध्रुव कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो दोस्तों जो ये झुकाव है पृथ्वी का अपने अक्ष पर, जो ये वाला झुकाव है, ये झुकाव ही दोस्तों कितना है, 23.5 डिग्री का है, ठीक है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर कितनी डिग्री झुकी है। तो दोस्तों कक्षीय तल यहाँ से और जो ये झुकाव है, तो दोस्तों ये कितना है, ये 66.5 डिग्री का झुकाव है। पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर कितना, 66.5 डिग्री, और अपने कक्षीय तल पर कितना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे की ओर। अब दोस्तों थोड़ा सा प्रदीप्त वृत्त को भी समझ लेते हैं कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। तो ऐसे तो हमने इस पे एक वीडियो अलग से बनाई है, लेकिन फिर भी इसमें समझ ही लेते हैं कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी पर दिन और रात को जो विभाजित करने वाला वृत्त है, उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो इसको भी चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये सूर्य और ये हमारी पृथ्वी, तो जो भाग हमारे पृथ्वी का सूर्य के सामने होता है, वहां पे दोस्तों क्या होता है, दिन होता है। और जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, वहां पे क्या होती है, रात होती है। तो दोस्तों दिन और रात
को विभाजित करने वाले वृत्त जो ये दोस्तों यहाँ इससे आगे आप देख रहे हैं, इससे आगे दिन है और इससे पीछे क्या है, रात है। तो दोस्तों जो ये वृत्त है, जो वृत्त दिन और रात को विभाजित कर रहा है, उस वृत्त को ही दोस्तों क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप प्रदीप्ति वृत्त को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो दोस्तों इससे पहले हमने जाना कि पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां करती है, 2 प्रकार की गतियां करती हैं। साथ में हमने पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी है, अपने कक्षीय तल पर कितना डिग्री झुकी है, ये भी जाना। और साथ में हमने जाना कि प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जो पृथ्वी है, पृथ्वी की 2 गतियां हैं, 2 गतियों के दोस्तों प्रभाव को जानने वाले हैं कि अगर हमारी पृथ्वी घूर्णन गति ना करे तो क्या होगा, और जब कर रही है तो उसके प्रभाव को जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले हमने इसको भी जान गया है कि दिन और रात, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है, इसको भी हमने जान लिया है। और साथ में दोस्तों घूर्णन गति के कारण जो दूसरा प्रभाव है उसका वो है हवाओं और धाराओं की दिशाओं का बदलना। और घूर्णन गति के प्रभाव से क्या होता है दोस्तों, कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों कोरियालिस बल की उत्पत्ति किसके कारण होती है, तो दोस्तों घूर्णन गति के कारण होती है। तो ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि कोरियालिस बल की उत्पत्ति किस कारण होती है। तो दोस्तों घूर्णन गति के कारण होती है। ठीक है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं ओर और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों घूर्णन गति के 2 प्रभावों को हमने समझ लिया है, एक तो दिन और रात का होना, और दूसरा क्या है, जो दोस्तों कोरियालिस बल की उत्पत्ति, और इसके कारण क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे की ओर। पहले हमने तो दोस्तों इससे पहले हमने घूर्णन गति के प्रभाव को समझा, और अब हम समझने वाले हैं परिक्रमण गति के प्रभाव को। तो दोस्तों परिक्रमण गति को वार्षिक गति और घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। क्यों इसे हम वार्षिक गति क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी पृथ्वी जो परिक्रमण गति करती है तो एक वर्ष में एक चक्कर सूर्य का पूरा कर पाती है। और अगर हम बात करें घूर्णन गति, तो दोस्तों घूर्णन गति में जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर प्रत्येक दिन में एक चक्कर पूरा करती है। तो इसलिए उसे दैनिक गति और इसे वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अब हम परिक्रमण गति के प्रभाव को जानने और समझने वाले हैं। तो दोस्तों परिक्रमण गति के कारण जो हमारे पृथ्वी पर दिन और रात का छोटा बड़ा होना, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं दिन और रात का होना तो घूर्णन गति के कारण होती है। और अगर हम बात करते हैं दिन और रात का छोटा बड़ा होना, तो दोस्तों वो कौन से गति के कारण होती है, परिक्रमण गति के कारण होती है। ठीक है, और अगला जो दोस्तों प्रभाव है वो है ऋतु परिवर्तन। ठीक है, तो इसको भी हम वीडियो में आगे और डिटेल से जानने वाले हैं। और तीसरा जो दोस्तों प्रभाव है वो है सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना। तो सूर्य की किरणें कब सीधी चमकती है और कब तिरछी चमकती है, ये भी दोस्तों किस कारण हो रहा है, परिक्रमण गति के कारण हो रहा है। और साथ में दोस्तों जो चौथा पांचवा प्रभाव है वो है ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें, ये भी किस गति के कारण हो रही है दोस्तों, ये भी परिक्रमण गति का प्रभाव का कारण है। ठीक है, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं हम ऋतु परिवर्तन को, कि ऋतु परिवर्तन किस प्रकार से होता है, और इसको हम बहुत अच्छे से चित्र के माध्यम से समझने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम इसकी पहले थ्योरी को समझ लेते हैं और उसके बाद हम चित्र के माध्यम से अच्छे से समझने वाले हैं। तो दोस्तों अपने अक्ष पर झुकी हुई पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है, तो दोस्तों हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और कितना डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। एक ही स्थान पर अलग अलग समय में सूर्य की किरणों का झुकाव अलग अलग होता है। तो दोस्तों जो ये सूर्य की किरणों का झुकाव है, सारा खेल इसी का है। ठीक है, अलग अलग होता है, तो इसको हम आगे वीडियो में और अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग होता है, और विभिन्न झुकाव के कारण सूर्य की किरणों का ताप, तो दोस्तों जो भिन्न भिन्न झुकाव है, इस झुकाव के कारण ही क्या है, सूर्य की किरणों का ताप का वितरण बदलता रहता है।
इसी वितरण के कारण समय के साथ उस स्थान पर गर्मी अथवा सर्दी की ऋतु बन जाती है। तो दोस्तों जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ पे क्या होने वाला है, गर्मी। ठीक है, क्योंकि जब सूर्य की किरण सीधी पड़ती है तो वहाँ पे सूर्य की जो ऊष्मा है वो ठीक ठाक मात्रा में पहुँच पाती है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं सुबह और शाम को, तो दोस्तों सुबह और शाम को जो सूर्य की किरणें हैं वो हम तक कैसे पहुँचती है, तिरछी पहुँचती है। तो इसलिए सुबह और शाम को हमें जो सूर्य की किरणें हैं वो उतनी गर्म नहीं लगती है या उससे उतनी ऊष्मा प्राप्त नहीं होती है। और वही अगर हम बात करते हैं दोपहर के 12 बजे की, तो दोपहर के 12 बजे दोस्तों जो सूर्य की किरणें हैं, अगर हम बात करते हैं गर्मियों में, तो दोस्तों दोपहर की 12 बजे जो उससे हमें गर्मी मिलती है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलती है, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। तो जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ पे गर्मी, और जहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहाँ पे क्या होती है दोस्तों, शीत या सर्दी बन जाती है, या शीत ऋतु का मौसम होता है। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा में जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो परिक्रमा है दोस्तों, जब हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसकी 4 अवस्थाएं निम्न हैं। और इन चारों अवस्थाओं को दोस्तों पहले हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर आपको ये सारा जो थ्योरी है ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिए समझते हैं चित्र के माध्यम से। तो दोस्तों ये है पृथ्वी की 4 मुख्य अवस्थाएं सूर्य की परिक्रमा करते हुए। 21 मार्च और 21 जून और 23 सितंबर और 22 दिसंबर। तो दोस्तों इसको हम बहुत डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं इस चित्र के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रही है या वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है, तो दोस्तों 5 मिनट के लिए आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लें। तो दोस्तों जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ऊर्जा का होता है तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है, और इस कारण दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में अभी ग्रीष्म ऋतु, और इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में अभी शीत ऋतु होती है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पर अभी 6 महीने के दिन, क्योंकि हम बात करते हैं दक्षिणी ध्रुव पर, तो दक्षिणी ध्रुव पर अभी 6 महीने की रातें होने वाली है। और इसी को दोस्तों उत्तरी आयनात कहते हैं, कि जब उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव सूर्य की ऊर्जा का होता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तरी आयनात कहते हैं। और अब समझते हैं दोस्तों 22 दिसंबर को। तो दोस्तों 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। तो इस कारण दोस्तों सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती है, और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ने के कारण दोस्तों इस वक्त 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी, और अगर हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में अभी शीत ऋतु होती है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश में दिसंबर के समय क्या होती है, सर्दियाँ होती है। तो वो हम इस चित्र के माध्यम से भी अच्छे से समझ पा रहे हैं कि दिसंबर में हमारे यहाँ क्या है, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारे देश से होकर कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों, जो उत्तरी गोलार्ध में ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और कर्क रेखा अभी सूर्य से क्या है, दूर है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों अभी कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, और तिरछी पड़ने के कारण दोस्तों यहाँ पे क्या है, शीत ऋतु होती है। और अगला दोस्तों, अगली बात, एक बात और, कि अभी दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह के दिन, और उत्तरी ध्रुव पर अभी 6 माह के रातें होने वाली है। और इसके साथ साथ दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में अभी बड़े दिन और छोटी रातें होने वाली है, और इसके ठीक विपरीत में उत्तरी गोलार्ध में अभी रातें बड़ी और दिन छोटे होने वाले हैं। और इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तो इसे दक्षिणी आयनात कहते हैं। तो अब समझने वाले हैं दोस्तों हम 21 मार्च और 23 सितंबर को समझने वाले हैं। तो दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है,
और सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ने के कारण ही दोस्तों इसे विषुव भी कहा जाता है। और इस समय दोस्तों हमारी पृथ्वी पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती है। और अगर दोस्तों हम अगली बात करें तो दोस्तों 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं दोस्तों 23 सितंबर की, तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप जो ऋतु परिवर्तन है, ऋतु परिवर्तन को अच्छे से समझ गए होंगे। और उसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, और साथ में अक्षांश और देशांतर देशांतर की तो दोस्तों यहाँ पे कोई बात नहीं हुई, लेकिन अक्षांश रेखाओं को समझना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, एक वीडियो हमने अक्षांश और देशांतर पर बनाई है, तो उस वीडियो को भी जरूर जाकर देखें। तो दोस्तों चलते हैं अभी इसके थ्योरी की ओर। तो दोस्तों ऋतु परिवर्तन को हमने चित्र में अच्छे से समझ लिया है। और अब हम समझने वाले हैं दोस्तों 21 जून की स्थिति को। चित्र में तो हमने समझ लिया है, साथ में अब इसकी थोड़ी थ्योरी को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों चित्र में हमने देखा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, और इस कारण दोस्तों सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। और इस कारण इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। और जब दोस्तों इस क्षेत्र में इस समय ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी तो क्या होने वाली है, गर्मी होने वाली है। और साथ में दोस्तों ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तो जहाँ दोस्तों सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी वहाँ पे कम ऊष्मा प्राप्त होगी, और कम ऊष्मा प्राप्त होने के कारण वहाँ पे क्या होने वाली है, शीत ऋतु होने वाली है। और जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़े वहाँ पे क्या होने वाली है, ग्रीष्म ऋतु होने वाली है। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव की तरफ झुका होता है। तो दोस्तों जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक है, तथा उत्तरी ध्रुव पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, ये भी हम चित्र में समझ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसीलिए उत्तरी ध्रुव पर अभी 6 महीने के दिन हो रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में गर्मी, तो दोस्तों जो हमारी भूमध्य रेखा है, जो हमारा ये इस प्रकार से क्या है, ग्लोब है, ग्लोब पर जो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तरी उत्तरी भाग में गर्मी, गर्मी इसीलिए क्योंकि उत्तरी जो दोस्तों गोलार्ध है ये अभी सूर्य की ओर झुका हुआ है। ठीक है, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। तो ये भी हम चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ लिया है। और इस अवस्था को उत्तरी आयनात कहते हैं। तो दोस्तों जब दोस्तों उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होगा तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तरी आयनात कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं 22 दिसंबर की स्थिति को। तो दोस्तों 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, तो जो दोस्तों दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, और इस कारण दोस्तों सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें होती है। तो दोस्तों जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तो इस कारण सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय लंबे दिन और छोटी रातें होने वाली है। और साथ में दोस्तों जब यहाँ पे सूर्य की किरणें अभी सीधी पड़ रही है, कहाँ, मकर रेखा पर पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होने वाली है, ग्रीष्म ऋतु होने वाली है। और उत्तरी गोलार्ध में ठीक इसके विपरीत, तो जब यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है तो इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में अभी शीत ऋतु होने वाली है। और इस अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों, दक्षिणी आयनात कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे की ओर। और अब हम समझने वाले हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। तो दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को हमने चित्र में देखा कि इस वक्त सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है। तो जब सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है तो दोस्तों इसी कारण इसे विषुव भी कहा जाता है।
तो दोस्तों अगर आपको परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाए कि विषुव किसे कहा जाता है, तो विषुव जब सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है या भूमध्य रेखा पर पड़ती है या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर पड़ती है या इक्वेटर पर पड़ती है, तो ऐसी अवस्था को दोस्तों क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। और इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों, या इस स्थिति में क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। पूरे पृथ्वी पर इस समय क्या होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी दोनों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों इसमें वीडियो में थोड़ा आगे की ओर। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। तो दोस्तों आपको परीक्षाओं में प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्थिति में सूर्य का, कौन सी स्थिति में पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। तो दोस्तों विषुव की स्थिति में हमारे पृथ्वी का कोई सा भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों पूरी पृथ्वी पर दिन और रात, रात और दिन बराबर होते हैं और इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं किसको, 23 सितंबर को। तो दोस्तों 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, तो दोस्तों 23 सितंबर को क्या होने वाला है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। और 21 मार्च की स्थिति को इसके विपरीत होता है। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को क्या, बसंत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या होने वाला है, शरद ऋतु होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं साथ में उपसौर और अपसौर। तो पहले हम इसको इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं और उसके बाद हम इसको चित्र में भी अच्छे से समझने वाले हैं। तो दोस्तों बात आती है उपसौर। उपसौर किसे कहते हैं, उपसौर या अपसौर की स्थिति होती क्यों है, सबसे पहले हम ये समझ लें, ये समझना जरूरी है। तो दोस्तों जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो किस दिशा में करती है और कौन से पथ पर करती है, तो दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी परवलाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है। तो ऐसे में दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी भी और स्थिति भी दोस्तों क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। तो दोस्तों अगर एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है तो ऐसे में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी और इसकी स्थिति भी परिवर्तित होती रहती है। तो दोस्तों जब सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है उसे हम उपसौर कहते हैं, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है तो दोस्तों उसे हम अपसौर कहते हैं। तो समझते हैं इसको, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत निकट या अत्यंत पास होती है या इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है तो दोस्तों ऐसी घटना को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति सामान्य तो 3 जनवरी को होती है। और अब अपसौर को समझ लेते हैं, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति सामान्य तो 4 जुलाई को होती है। तो दोस्तों अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य और ये पृथ्वी है। तो जब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसके बीच की दूरी और स्थिति क्या होती रहती है दोस्तों, परिवर्तित होती रहती है। जब ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है, न्यूनतम होती है, दोस्तों उसे उपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति सामान्य तो 3 जनवरी को होती है। तो आशा करता हूँ कि आप उपसौर को अच्छे से समझ गए होंगे। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, तो दोस्तों जब सूर्य और ये पृथ्वी है के बीच अधिकतम दूरी होती है तो दोस्तों इस अवस्था या इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। और अपसौर वाली स्थिति सामान्य तो
4 जुलाई को होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।